नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस रिवीजन सेशन में। आज हम 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रियल नंबर का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। इसे मैं आपको आसान तरीके से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना समय गँवाए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। यदि आपको कोई डाउट आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। पहले जान लेते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्याएँ होती क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात यदि हम जानें तो वास्तविक संख्याएँ परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होती हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय, अपरिमेय दोनों संख्याएँ शामिल होती हैं। वास्तविक संख्या में और कौन-कौन सी संख्याएँ शामिल होती हैं? जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएँ कौन-सी होती हैं? जिन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी संख्याएँ हैं, वो सारी वास्त प्राकृत संख्या में आती है। उसके बाद में आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होती है, ठीक है? उसके बाद में आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएँ क्या हैं? परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इज़ टू 0 होता है। जहाँ q नॉट इज़ इक्वल टू क्या है? 0। इसके एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं परिमेय संख्याओं के, जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया। इस प्रकार के एग्ज़ाम्पल जो होंगे जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इस चैप्टर के अंदर इस संख्या के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। याद रखना, इस संख्या के बारे में बहुत ही ज़्यादा उदाहरण इसके अंदर पूछे जाते हैं अपरिमेय संख्याओं के, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं कुछ एक उदाहरण इसके बारे में और फिर इसको जानते हैं कि ये है क्या चीज़, ठीक है? देखो, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण जैसे √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी अपूर्ण संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या जिन्हें हम रूट के अंदर लिखते हैं, वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या ले लो, जैसे √7, ठीक है? √8 इस प्रकार की जो संख्याएँ होती हैं, √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। ये वापस √2 ही आ गया इसमें। यानी कि ये संख्याएँ क्या होती हैं? ये संख्याएँ अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे पाई हो गया, पाई, पाई क्या है? पाई की वैल्यू देखो आप, पाई की वैल्यू जिसका दशमलव प्रसार जो है निरंतर चलता रह रहा है, यानी कि कोई संख्या दोहराई भी नहीं जा रही इसमें, रिपीट नहीं हो रही है, तो ऐसी संख्याएँ अपरिमेय संख्याओं में शामिल होती है। उसके बाद में ई की जो वैल्यू है, जो कि गणितीय स्थिरांक कहलाता है, इसकी भी देखो आप, पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट आ रही हैं, वो निरंतर चलती रह रही हैं और ना ही इनका कोई रिपीट सेशन है, कोई भी रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो पा रही है, दोहराई नहीं जा रही है। जैसे ये वाली जो संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, जो कि अनियमित दशमलव संख्या में शामिल है। उसके बाद में √2 की जो वैल्यू है, वो भी एक अपरिमेय संख्या में शामिल होती है। तो परिमेय संख्याओं को हम शॉर्ट में समझते हैं कि है क्या। तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका दशमलव न तो समाप्त होता है और न ही दोहराया जाता है, न तो समाप्त होता है न ही दोहराया जाता है। और भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन है 7√3, सी ऑप्शन है 7+√5 और डी ऑप्शन आपके पास है ये सभी।
तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है? उससे पहले हम 1-2 एग्ज़ाम्पल और कर लेते हैं, जैसे कि निम्न में से अपरिमेय संख्याएँ कौन-सी होगी? जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल और दे देता हूँ इसके अंदर, जैसे हो गई 2, ए ऑप्शन हो गया 2, बी ऑप्शन हो गया, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है? ये सेम, ये निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन-सी होगी? इस प्रकार के अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे 2.256 ठीक है? सी ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि हम उसमें 2.232625। डी ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो डी ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा 2.23। तो कमेंट में ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड की ओर। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? यदि कोई भी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हो तो अभाज्य गुणनखंड है क्या? तो उस संख्या की जो अभाज्य संख्या आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं शॉर्ट में अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि। अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड निकालने की विधि। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि क्या है, जानिए। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने, जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूँ 180। ठीक है? इसका मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का इससे भाग करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 90। फिर 2 से भाग करेंगे इसको तो मेरे पास आ जाएगा 45। फिर 3 से भाग करेंगे तो 15। फिर 3 से भाग जा रहा है 5, ये आ जाएगा 5 से भाग करने पर 1। ठीक है? तो 180 के अभाज्य गुणनखंडों को इस रूप में लिखा जाता है, ध्यान से समझना। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यदि इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं। तो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, कि इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि 468 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, ऐसे लिख लेते हैं, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे ज़्यादातर। ठीक है? तो इसका रफ कार्य होता है ये अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो इस सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी, कितना? 117। कितना आ जाएगा? 117। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 3 9, 2 बच गए तो ये 9 आ जाएगा।
फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास फिर से आ जाएगा 13। अब ये 13 से ही डिवाइड होगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो 468 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके आगे हमें और क्या पूछा जा सकता है। इसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ होता क्या, सबसे पहले एचसीएफ जान लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। एचसीएफ एचसीएफ क्या होगा, तो चलिए जानते हैं हम एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ है क्या? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी परिभाषा की यदि मैं बात करूँ तो परिभाषा हो जाएगी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः, सॉरी ये थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि जो भी संख्या हमें दी गई है जिसका हमें एचसीएफ निकालना है, उसका हमें ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है जो बड़े से बड़ा हो और उस कॉमन फैक्टर से वह संख्या डिवाइड हो सके। ठीक है, उसके बाद में एलसीएम, उसके बाद में हम निकालते हैं एलसीएम को। एक मिनट, एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इसकी परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, सेम है, वह छोटी से छोटी, बस बड़ी की जगह क्या नाम आ जाएगा, छोटी, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग जाए, का भाग जाता हो। यह वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो सके। दी गई संख्या, इसकी जगह आप लिख सकते हो दूसरी परिभाषा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके।
अब देखो इसमें फ़र्क क्या है, ध्यान से। कई बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो जिनका हमें एचसीएफ निकालना है, वो संख्याएं इस संख्या से विभाजित हो सके, इस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो सके। और ये क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, एक छोटी से छोटी संख्या होगी, ठीक है, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो सके, दी गई संख्याओं से विभाजित हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना साथ में सीख लेते हैं। एचसीएफ, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। सबसे पहला आपका कार्य होगा एचसीएफ निकालने का, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 6 और 20, ये दो संख्याएं हैं, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। उसके बाद में हम 20 लिखते हैं। 20 के होते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। यदि हम एचसीएफ निकालना है तो इसके अंदर जो भी कॉमन संख्या होगी, तो इसके अंदर देखो कॉमन 2 है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हो गया 2। बाकी देखो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो ये नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद में आता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम कॉमन नंबर तो होगा ही, जो कॉमन नंबर है वो तो लेना ही है, उसके अलावा जो शेष संख्याएं बच गई वो भी यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है, एलसीएम में। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर एचसीएफ में हमने मिनिमम पावर ली है और एलसीएम में हम यहाँ पावर ले लेंगे अधिकतम, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो इसका एलसीएम मेरे पास कितना आया? इसका एलसीएम मेरे पास ये आ जाएगा 4, 4 2 जा 4, 5 जा 20, 20 इंटू 3 यानी कि 60 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझने को मेरे पास मिली है, और वो क्या है वो ध्यान से समझना, ठीक है। वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एचसीएफ के बारे में। जो भी संख्या कॉमन आ रही है, जो संख्या कॉमन दिखा रही है, तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉमन संख्या की कम से कम पावर, मिनिमम पावर, कम से कम घात लिखी जाती है, ठीक है। और एलसीएम जो होगा, एलसीएम के अंदर कॉमन संख्या की अधिकतम घात तथा शेष संख्याओं का गुणनफल, होता है, ठीक है। ये इसकी अगली डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम से बहुत ही प्यारा फॉर्मूला एक यहाँ पर हमें बताया गया है कि दो संख्याओं, जैसे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम बोर्ड में। तो यहाँ से भी एक चांस बनता है आपका एक बड़ा क्वेश्चन
बन सकता है, या फिर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि इसका किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मैं बताता हूँ, जैसे दो संख्या दे दी जाएगी आपको, ठीक है। दो संख्या, कोई भी दो संख्या, जैसे इस प्रकार से दे दी जाएगी, जैसे 4 व 18 का HCF, हम लिख लेते हैं यहाँ पे HCF 2 है, तो LCM क्या होगा? तो LCM क्या होगा, ठीक है। LCM फाइंड करना है हमें यहाँ पे। तो देखो 18, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे इसको पुट कर दो सीधा सीधा, 4 गुणा 18 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF आपको दे रखा है 2 गुणा LCM आपको निकालना है। यहाँ से आप देखोगे कि 2 मल्टीपल में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2 या 4, यानी कि LCM जो मेरे पास आया वो 18 दूनी 36, ये मेरे पास इसका LCM निकल के आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल, 1080 है तथा HCF ले लेते हैं, HCF 30 है, तो LCM क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको दिया गया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या दे रखी है, यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहली बात आपके पास जो है वो ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है, यानी कि कोई भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट हमें दिया गया है। जैसे हम इसको मान लेते हैं दो संख्याओं का प्रोडक्ट, पहली संख्या को A मान लिया, दूसरी संख्या को B मान लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दे दिया 1080, ठीक है। फिर HCF हमें दे रखा है, 30, LCM हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला है A इंटू बी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या A है दूसरी संख्या B है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM के, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया गया है 1080 बराबर में HCF आपको दे रखा है 30, LCM आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से LCM आप निकालोगे तो LCM आपके पास आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 1 बच गया और ये आ जाएगा 36। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे कितना गया? 36, ये मेरा इसका आंसर हो गया। अब याद रखना यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये आपके पास बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर आपसे कोई 3 डिजिट देगा और चौथी पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर 36 दे देता, LCM दे देता, HCF पूछ लेता, ठीक है। HCF LCM दे के एक कोई भी एक संख्या दे देता और आपसे दूसरी संख्या निकालने के लिए कह देता, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि बहुत लैंग्वेज टाइप में पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दो तार 12 मीटर और 18 मीटर लंबे हैं, 12 मीटर और 18 मीटर लंबे हैं। आगे देखो,
तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे दिया गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे मिलेंगे लैंग्वेज टाइप में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप ये जानो कि इन में पूछा क्या गया है। तो पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, दोनों संख्याओं का अलग अलग। ठीक है, दोनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये 2 इंटू 3 हो गया। और नेक्स्ट नंबर है 18। तो 18 का देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 ये मेरे पास यहाँ पर इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब आपसे एचसीएफ पूछा गया है या एलसीएम आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर अधिकतम लंबाई आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है? अधिकतम, बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे कुछ नाम आ जाए तो यहाँ पर हमेशा आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है। और छोटी से छोटी, कम से कम, ऐसे कुछ नाम आ जाते हैं तो एलसीएम का फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? इसका कॉमन नंबर लिया जाता है, तो कॉमन 3 भी है और 2 भी है। 2 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें हमने लिया 2 इंटू 3। अब याद करो मैंने क्या बताया था कि जब भी एचसीएफ हम निकालते हैं, तो जो हमने कॉमन फैक्टर लिए हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, उनकी कम से कम पावर। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 1 लेंगे। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हम 3 की पावर 1 लेंगे। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। और याद रखना, घड़ी से रिलेटेड, घड़ी की सुई एक दूसरे से कब मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। घड़ी की सुई घंटे की, मिनट की दे देगा कि एक दूसरे से कब मिलेंगी, एक दूसरे से कब मिलेगी। या कोई 2 धावक हैं, जब वो दौड़ रहे हैं तो वापस सेम टाइम सेम जगह से वो चल रहे हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो वापस एक दूसरे से कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन और हैं जो बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक जितना भी आपको समझ में आया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इस प्रकार के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आगे। तो मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, तो कमेंट में मुझे इनके आंसर ज़रूर बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, मैंने आपको दिए थे, तो वो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। तो देखो इसके अंदर आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या सभी, और इसके अंदर अपरिमेय संख्या हो जाएगी सी। ठीक है, अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, तो वो होमवर्क आपको करना है। ठीक है, HW, और कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि इसका आंसर आया क्या। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़े क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए
जैसे 245 व 1029 का एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ गया। और यदि मैं और क्वेश्चन दूँ तो चलो अगला क्वेश्चन है 144 व 198 का एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताने इसके। उसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले रिवीजन क्लास में। यदि पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।